हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार देवांगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो अप पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हम पूरे प्रस्तावना का पूरा डिटेल पढ़े थे, पूरे डिटेल पढ़े थे। अब हमको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे और ये 395 अनुच्छेद 22 भागों में बढ़ते थे। अभी एक्चुअली में 25 भाग में बटा हुआ है। उसके अंदर अभी भी 22 ही दिखाता है, लेकिन उसके अंदर ए बी क्रॉस करके उसको जोड़ा गया है। तो हम इस पूरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पूरे 22 पार्ट है पूरे संविधान में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 1 क्या बोलता है? संघ एवं उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो हमारे जो संविधान का पहला भाग यही है, भाग 1 संघ एवं उसके क्षेत्र। ठीक, तो इस भाग में जो अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं। ठीक है, इसमें पूरे संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें तो हम पूरे 1 से 4 जितने अनुच्छेद है, 1 2 3 4, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद वो कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये हमारे पहला आर्टिकल है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि भारत को संविधान में कितने बार पुकारा गया है, तो एक बार भारत के रूप में और एक बार दूसरी बार इंडिया के रूप में पुकारा गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ मतलब क्या होगा? ठीक है, तो भारत को एक देश ना बोलकर एक राज्यों का संघ बोला गया, राज्यों का समूह बोला गया है। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, और जो राज्यों का प्रधान होता है, जो राज्य का प्रधान, इसी आर्टिकल में बताया गया कि राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसे अनुच्छेद में बताया गया है। ये कहा गया। आप ये जानते कि राज्यों का संघ क्या है? ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, इसका मीनिंग है कि हम एक राज्य है उसके हम दो भाग कर सकते हैं, 3 भाग कर सकते हैं। मतलब उस राज्यों का नया गठन या सीमा परिवर्तन हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर कोई राज्य भारत से अलग होना चाहता है तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जब ये 1950 के बाद ये बोला गया कि ये उसको पूरे राज्यों को हमने केंद्र सरकार ने पूरा मिलाया। उसको हम किसी समझौते के तहत नहीं हुआ। जो 28 राज्य और जो अभी 9 यूटी है वो किसी समझौते के तहत भारत में नहीं मिला, इसको केंद्र सरकार ने मिलाया है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और जो राज्य है वो कभी स्वतंत्र अलग देश बनना चाहते हो कभी हो ही नहीं सकता। ये आर्टिकल 1 का आर्टिकल जो 1 वो कहा गया है पूरा। ठीक है, तो अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है, जो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ठीक है, संसद को किसी नए राज्य क्षेत्र
प्रवेश देने की शक्ति। ठीक है, तो शक्ति किसके पास है? जो नया राज्य आएगा उसको शक्ति, मतलब उस शक्ति किसके पास, जो कौन कर सकता है? वो संसद कर सकता है। अर्थात ये कैसे बोल रहे हैं, मतलब संसद को किसी नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य क्षेत्र प्रवेश कैसे? जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 9 यूटी है। ठीक है, ठीक। और इसके अलावा वर्तमान में, ठीक है, 28 राज्य और 9 यूटी है, और कोई बाहर से कोई राज्य क्षेत्र शामिल होना चाहता है, कोई राज्य क्षेत्र शामिल होना चाहता है, तो वो संसद उसको राज्य से उसको अपने देश में लाएगा नहीं लाएगा, प्रवेश देगा नहीं लेगा, तो इसकी शक्ति संसद के पास होती है। ठीक है, जैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उस समय सिक्किम भारत के अंतर्गत नहीं आता था। ठीक है, वहां 1974 में जनमत संग्रह कराया गया और 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत उससे भारत का उपराज्य या सह राज्य, को स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक, और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को द्वारा 1975 में इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हमारे देश का 22वां राज्य बना। ये सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो इसी के अंदर इस सिक्किम के लिए एक अलग क्लॉज जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का या 2A जोड़ा गया ये सिक्किम के लिए। ठीक है, तो ये बताया गया कि संसद तो नया राज्य को, अगर नया राज्य क्षेत्र को प्रवेश करना चाहता है तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल 3 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 3 क्या होता है? संसद किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल और राज्यों के, नए राज्यों के गठन की शक्ति होगी। ठीक है, ये बोला गया कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि कोई नया राज्य का एक राज्य से दूसरे राज्य का गठन ये संसद करेगा, और राज्यों के नाम, अगर नाम चेंज करना है, जैसे अभी उड़ीसा का नाम चेंज होकर उड़ीसा बोला गया, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब उसको ओडिशा बोलते हैं। ठीक है, ये कहा। ठीक है, तो ये शक्ति सब संसद के पास है। अगर किसी के सीमा में, किसी राज्य की सीमा में क्षेत्रफल परिवर्तन करना हो तो यह शक्ति संसद के पास है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो अगर किसी नए राज्य का गठन करना है, नाम या सीमा में परिवर्तन करना है, तो पहले संसद में प्रस्ताव लाने से पहले, अगर कोई भी नया राज्य सीमा गठन करते हैं तो पहले संसद में प्रस्ताव लाते हैं। तो संसद में जो प्रस्ताव लाता है, उससे पूर्व उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, तब वो संसद में ला सकते हैं उसको। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो इस प्रस्ताव को देख के अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने हैं, उस जिले, उस क्षेत्र, उसके क्षेत्रफल या सीमा या उसके अंतर्गत नया राज्य का गठन करना है, तो वो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उस राज्य क्षेत्र में भेजेगा, उस राज्य के विधानमंडल में भेजेगा। विधानमंडल में भेजेगा और उनकी राय जानेगा। ठीक है, और इनकी राय को, अगर कोई राय हाँ हो या ना हो, चेंज करना चाहते, नहीं करना चाहते, तो संसद विधानमंडल के जो भी राय है
उसको मानने के लिए कोई बात ही नहीं है संसद, ठीक है। ये एज अ फॉर्मेलिटी है कि हाँ हम आपके राज्य का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो विधानमंडल अपने राय देगी, लेकिन उसको अगर ना बोले हाँ बोले, जैसे करना हाँ करो या ना करो, तब उससे कोई बात देनी नहीं है। संसद अपना काम अपनी मर्जी से करेगा, ये आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 4, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए कार्य में किए गए कार्य को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी जितना भी कार्य किए हैं, तो उसको हम एक संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, उसको एक सिर्फ एक नॉर्मल एक सामान्य अधिनियम मानेंगे, सामान्य अधिनियम मानेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 4 में कहा गया है, ठीक है। अब ये भाग 4 के संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत पूरा राज्यों का गठन होता है। तो राज्यों का गठन कैसे होता है, राज्य का गठन कैसे हुआ, मतलब कितना कितना राज्य बना, कैसे हुआ, ये सब के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। ये भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या कैसे हुआ, तो राज्यों का गठन, ठीक है। तो ये बात है 1947 में आजादी के बाद जो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषियों ने भाषा के आधार पे नए राज्य की, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन माना गया। मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर हमें एक नया एक राज्य दिया जाए, ये इसके लिए एक मांग उठी, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे मांग बढ़ती गई, तो सरकार प्रेशर में आ गई। तो 1948 के जून महीने में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग, ठीक, एस.के. धर आयोग, ठीक है। जून 1948 में गठन किया गया, ठीक है। इसका कार्यकाल थे कि इनको चेक करना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है या नहीं। इसका जो रिपोर्ट पेश करना था कि क्या हो सकता है या नहीं। तो जो इसके सदस्य थे, पहले तो यही थे एस.के. धर जो अध्यक्ष थे, और इसके 2 सदस्य थे, एस.के. लाल, ठीक, एस.के. लाल थे, और एक दूसरे सदस्य थे पन्ना लाल। अब इसने 1948 के दिसंबर मंथ में अपना रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में कहा गया कि हम भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं कर सकते, इससे हमारी एकता अखंडता दांव पे आ सकता है। और कहा गया कि जो मद्रास के जो तेलुगु भाषियों ने जो आवाज उठाई थी, तो अब ये बोला गया कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से एक जगह होना चाहिए जहां का जो भी आंदोलन या तेलुगु भाषी के आधार पर, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है तो एक क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन जो आवाज उठ रहे थे कि इस एरिया में उठ रही थी, इधर तेलुगु थे, इधर भी तेलुगु थे, इधर भी तेलुगु थे, तो जो एस.के. धर आयोग का कहना था कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो अगर भाषा के आधार पर मांग उठा रहे हो तो उस क्षेत्र एक ही होना चाहिए, तेलुगु भाषी क्षेत्र पर तेलुगु भाषी होना चाहिए। लेकिन अलग अलग क्षेत्र था, यहाँ पे तेलुगु भाषी था, तो यहाँ पे तेलुगु भाषी, यहाँ पे तो अलग अलग जगह हो गया, तो कैसे एक राज्य बनाया जाए, ये था। इस आधार पे ये, हाँ, उसके बाद ये बोला गया कि इसका जो क्या बोलते हैं,
जो लास्ट पॉइंट बोला गया कि राज्यों के आधार पे हम भाषा के आधार पे हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। तो इसकी बात को नहीं माने, ठीक है, इसकी बात को लोगों ने नहीं माना, उधर मद्रास प्रांत तेलुगु लोगों ने नहीं माना और ये धीरे धीरे आवाज उठती रही और बढ़ गई। उसके बाद दिसंबर 1948 में ही एक और कमेटी का गठन हुआ, उससे बोला गया JVP कमेटी, ठीक है, JVP कमेटी, ठीक है। इसका कार्य ये था कि जो एसके धर आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसका रिव्यू करना और उसको जांच करना, ठीक है। तो ये JVP कमेटी कैसे बना, तो इसका पूरा नाम, इसका जो JVP का, इसको क्या लिखते हैं, इसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल, तीसरे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, तीसरे सदस्य कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। इसके जो सामने के कैपिटल को लेकर ही इस कमेटी का नाम बनाया गया JVP कमेटी, ठीक है। इसने भी अपना रिपोर्ट पेश की और कहा गया कि हम भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आवाज बहुत मांग उठते रहे, तेलुगु भाषा ने मांग उठते रहे। फिर 1952 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, 1952 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामल्लू नाम का एक नेता है, कांग्रेसी नेता है। इसने भाषा के आधार पे बोला गया कि राज्य बनाया जाए, नहीं तो मैं अनशन में बैठ जाऊंगा, मैं आमरण अनशन में, या राज्यों का गठन करो या फिर मेरी मृत्यु होगी, ये बोला गया। इसने आमरण अनशन में बैठ गया और 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद इसकी मृत्यु कुछ दिसंबर में 1952 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो उधर तेलुगु प्रांत है, मद्रास में भारी दंगे उठने लगते हैं, बहुत दंगे उठने लगते हैं। तो सरकार मजबूर होके भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को एक नए राज्य का गठन करती है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ये हुआ, ठीक, आंध्र प्रदेश लिखते हैं, ठीक है। अब भाषा के आधार पे पहला राज्य एक राज्य बन गया। अब देखते हैं ना कि देखा सीखी सब बढ़ते जाता है। तो इसने बोला कि तेलुगु भाषा के आधार पे हमको एक नया राज्य चाहिए, तो आंध्र प्रदेश मिल गया। अब इसको देखते देखते अब उधर पंजाब की तरफ आवाज उठने लगी कि हम हिंदी के आधार पे एक नया राज्य बनाया जाए। और बहुत जगह गुजरात के आधार पर, मतलब गुजराती के आधार पे, गुजराती है तो गुजराती लोग, मराठी लोग मराठी भाषा के आधार पे मैक्सिमम पूरा आवाज उठने लगी। तो 1953 में एक आयोग का गठन किया गया। अब भाषा के आधार पे, उसको आधार क्या लिया, भाषा के आधार पे। तो उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके भी 3 सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन के आयोग के 3 सदस्य थे। एक थे फजल अली, दूसरे हृदय नाथ कुंजरू, तीसरे थे KM पनिक्कर, ठीक है। ये 3 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो इसे फजल अली आयोग भी कहा गया है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या नाम से बोलते हैं, तो एक और नाम बोलते हैं फजल अली आयोग, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसने 1955 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए इसने पूरा रिव्यू किया, जांच किया, सब जगह सर्च किया। तो उसने 1955 में संसद में अपना प्रस्ताव पेश किया
प्रस्ताव पेश किया और इसको इस प्रस्ताव को मान लिया और 1956 में एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हुआ, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत 14 राज्यों का गठन हुआ, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये संविधान 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो 14 राज्य तो बना, ठीक है, नया राज्य बना, तो पहले उसको राज्य और 6 यूटी बना। पहले जब 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, उसके तो उसके जो पहले तो राज्य नहीं था, तो उसको 4 भागों में बांटा गया था, भाग का, खा, गा, घा। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसमें 9 राज्य थे, इसमें भी 9 राज्य थे, या इसमें 10 थे और इसमें 1 थे। ठीक, तो जो भाग का में जो 9 राज्य थे, ठीक है, या उसमें प्रांत बोले जाए, राज्य बोले जाए, क्षेत्र बोले जाए, तो 9 क्षेत्र उस समय थे। खा में 9 क्षेत्र थे, ग में 10 क्षेत्र थे और ग में 1 क्षेत्र थे। टोटल 29 क्षेत्र थे। ठीक है, तो जो भाग का कैसे हुआ, तो भाग का में जो 9 क्षेत्र थे, 9 राज्य थे, तो वहां ब्रिटिश गवर्नरों का शासन था। उस आधार पर एक उसको अलग ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, तो उसको भाग का में रखा गया। जो क्षेत्र में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, उसको का में रखा गया। और जहां खा में जहां देसी राजा रजवाड़े रहते थे, तो शाही शासन, तो उसे शाही शासन में रखा गया। ठीक है, तो भाग जो शाही शासन वाले राज्य क्षेत्र थे, उसे भाग खा में रखा गया। और जो भाग ग में जो 10 प्रांत थे, 10 क्षेत्र प्रांतीय क्षेत्र थे, उसके वहां शासन मुख्य आयुक्तों का था, मतलब चीफ कमिश्नरों का शासन था, तो मुख्य आयुक्तों का शासन था। और एक मात्र घ में एक क्वेश्चन आता है कि आखिरी घ में एक पार्ट को रखा गया, एक क्षेत्र को रखा गया, अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र को आखिरी एक लौता रखा गया एक जगह घ में, बस। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इस आधार पे 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे ये का ख घ भाग को पूरा खत्म कर दिए और 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। ठीक है, अब ये 14 राज्य कौन कौन थे और 6 यूटी भी कौन थे? तो पहले थे आंध्र प्रदेश, ठीक है, दूसरा बिहार, बंबई, बंगाल, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर मतलब आज का कर्नाटक, पहले मैसूर। ठीक है, सातवां था पंजाब, 8वां उड़ीसा, 9वां मध्य प्रदेश, 10वां उत्तर प्रदेश, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। 11वां था असम, राजस्थान, केरल और आखिरी था जम्मू कश्मीर। तो संपूर्ण भारत को 14 राज्य और 6 यूटी। 6 यूटी कौन कौन से थे? पहला था अंडमान एंड निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में 1971-72 में ये एक राज्य बना। ठीक है,
फिर आता है लक्षद्वीप, इसको पहले लक्षद्वीप नहीं बोलते थे, इसको मिनी काय, लकाद्वीप, मिनी काय ऐसे कुछ बोलते थे। मणिपुर, ये भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था। छठवां त्रिपुरा। ये तो संपूर्ण भारत को 14 राज्य और 6 यूटी में बांटा गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि और जितना राज्य, 14 राज्य हो गए, 14 राज्य हो गए, ठीक है, और 6 यूटी हो गए। लेकिन वर्तमान में कितना है? 28 राज्य, 9 यूटी। तो बाकी 14 और 3, 14 राज्य और 3 यूटी बना। इसके बारे में पढ़ेंगे भाषा के आधार पे और कुछ कुछ क्षेत्र के आधार पे, कहीं मतलब जैसे गोवा, कहाँ जहाँ पुर्तगालियों, फ्रांस का शासन था, तो भारत में कैसे मिला, कैसे राज्य में बना, राज्यों का गठन के रूप में राज्य में कैसे हुआ, देश में कैसे मिला, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये सब पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।